हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। टॉपिक है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने अभी लेटेस्ट में ही 11 मई 2022 को कुछ इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस इशू की हैं। गाइडलाइंस किस चीज़ की हैं? फॉर सिलेक्शन ऑफ केसेस for complete scrutiny during financial year 2022-23. So what are those parameters on which there is a compulsion, there is a mandate for selection of cases under scrutiny during the financial year 2022-23, and what is the procedure for the assessment of those cases? These two aspects has been properly explained in the said guidelines issued by Central Board of Direct Taxes, and every year CBDT keep on issuing such guidelines, and these guidelines are very important, very important from the perspective that you need to check whether what are those cases which are eligible to fall into this scrutiny, and you need to make preparations for those cases. Next is, whenever you got the scrutiny, you must refer to these guidelines whether your case is falling within the parameter or not. If it is not falling the parameter, then you can challenge the assessment notice by taking a ground that my case is not falling into the compulsory guideline scrutiny selection criteria, then why it got selected. So from this angle, these guidelines are important. These guidelines Central Board of Direct Taxes issued importantly for the departmental officers, not for the SSE. So let's check out what are the parameters and what is the process for conducting assessment in such cases. सबसे पहले, the first and the foremost thing that we will discuss and mention in the guideline is that the case pertain to survey under section 133A. वो केसेस जिनमें सर्वे हुआ है अंडर सेक्शन 133A, तो वहाँ पे क्या पैरामीटर है? पैरामीटर है रिटर्न फाइल फॉर द असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच द सर्वे वाज कंडक्टेड अंडर सेक्शन 133A। जहाँ पे रिटर्न फाइल की है आपने उस प्रीवियस ईयर की जिसमें सर्वे कंडक्ट हुआ है, बट यहाँ पे कुछ केसेस को जो है एक्सक्लूड कर दिया गया है। कौन से केस एक्सक्लूड हैं? वो कैटेगरी ऑफ केस एक्सक्लूड है जहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ें जो है वो इम्पाउंड नहीं की है, मतलब जब्त नहीं की हैं, और रिटर्न इनकम जो है, रिटर्न इनकम पिछले असेसमेंट ईयर की रिटर्न इनकम से कम नहीं है। इसको चेक करने के लिए आपने जो सर्वे में जो डिस्क्लोजर्स दिए हैं वो आप एक्सक्लूड कर दें, और आपने कोई रिट्रैक्शन नहीं दिया है फ्रॉम पॉइंट नंबर 2। मतलब कि आपने कोई इनकम डिस्क्लोज की थी, कुछ स्टेटमेंट दिए थे सर्वे के दौरान, बट आप असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में जो है उनका रिट्रैक्शन करना चाहते हैं या आपने करा है, तो ये केस जो है वो कंपलसरी स्क्रूटनी के क्राइटेरिया में फॉल हो जाएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो उस पर आपका यहाँ पे एक्सक्लूजन है केस के लिए। अभी वो देखते हैं कि प्रोसीजर क्या होगा फॉर कंपलसरी सिलेक्शन। हम सबको पता है कि सेंट्रल चार्ज जो है वो आता है सर्वे के केसेस पे अंडर सेक्शन 127, तो 15 दिन के अंदर जो है वो नोटिस सर्व कर देना है अंडर सेक्शन 133(2) बाय द असेसिंग ऑफिसर कंसर्न्ड। ये था सर्वे का मैटर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्क्रूटनी सिलेक्शन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैटर्स आते हैं केसेस ऑफ सर्च एंड सीजर। सर्च assessment in search and seizure cases to be made under section 153A C, read with 143(3)A, and also return file for assessment year relevant to the previous year in which search was conducted under section 132 or acquisition made under section 132A of the act। जहाँ पे सर्च एंड सीजर हुई है अंडर वेरियस प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, और जहाँ पे रिटर्न भी जो है वो फाइल कर दी गई है। प्रोसीजर फॉर असेसमेंट जो है वो बहुत सिंपल है। नॉर्मली सेंट्रल चार्ज जो है वो मैनेज करेगा। अगर केस सेंट्रलाइज नहीं होता है और रिटर्न फाइल कर दी है, राइट, तो असेसिंग ऑफिसर नोटिस सर्व करेगा अंडर सेक्शन 143(2). अगर केस सेंट्रलाइज नहीं है और रिटर्न भी जो है वो फाइल नहीं है तो असेसिंग ऑफिसर नोटिस सर्व करेगा अंडर सेक्शन 142(1). यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे नोटिस सर्व होना है 143(2) में, क्योंकि हम सबको पता है कि 143(2) स्क्रूटनी का नोटिस कब इशू हो सकता है? जब असेसी ने रिटर्न फाइल करी है। जब असेसी ने रिटर्न ही फाइल नहीं करी है तो उस केस में 142(1) का नोटिस जो है वो डिपार्टमेंटल ऑफिसर को, मतलब असेसिंग ऑफिसर को इशू करना पड़ेगा। नेक्स्ट केस देखते हैं जहाँ पे 142(1) का नोटिस इशू किया गया
इन्फॉर्मेशन मांगी गई, रिटर्न मांगी गई, बट उसका कोई जवाब असेसी ने नहीं दिया, रिटर्न फाइल नहीं की, तो उस केस में भी जो है वो नोटिस इशू किया जाएगा। यहाँ पे समय सीमा के अंदर में जुरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को ITBA पोर्टल पे जो इन्फॉर्मेशन है वो अपलोड कर देनी है और नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर में केस ट्रांसफ़र करके वो नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर जो है वो केस टेकअप कर लेगा। हाँ जी, वो केसेस जहाँ पे 148 का नोटिस इशू किया गया है, केसेस वेयर रिटर्न इज ईदर फर्निश्ड और नॉट फर्निश्ड इन रिस्पॉन्स टू 148 ऑफ द केस, जहाँ पे 148 का नोटिस इशू किया गया है और जहाँ पे रिटर्न फर्निश की है या नहीं की है तो भी उनकी कंपलसरी स्क्रूटनी जो है वो होनी है। लॉ में कुछ चेंजेस हैं, डिटेल डिस्कशन है, तो अभी यहाँ पे कंपलसरी सिलेक्शन के डिस्कशन में दिस इज़ ओनली सफिशिएंट। वो केसेस भी कंपलसरी स्क्रूटनी में आते हैं जहाँ पर NGOs, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है इधर अंडर सेक्शन 12A, सेक्शन 35 और सेक्शन 1023C एटसेट्रा, और भी बहुत सारे सेक्शंस हैं जहाँ पे आप जो है वो नो टैक्स ऑन द इनकम का बेनिफिट लेने के लिए जो है अंडर वेरियस प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट अपने आप को रजिस्टर कराते हैं। तो अगर ऐसा केस है, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो विड्रॉ किया है, डिपार्टमेंट ने कैंसिल किया है फॉर नॉन कंप्लायंस और फॉर एनी अदर रीज़न, तो या फिर जो 12A का रजिस्ट्रेशन है वो ग्रांट ही नहीं किया है, इधर इट हैज़ बीन नॉट ग्रांटेड और हैज़ बीन कैंसिल और विड्रॉन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो असेसिंग ऑफिसर एक लिस्ट बनाएंगे और जो भी अप्रूवल उनको रिलेवेंट अथॉरिटी से लेनी है वो ले लेंगे फ्रॉम प्रिंसिपल CIT, प्रिंसिपल DIT, CIT DIT कंसर्न, और वो लिस्ट बनाएंगे और वो जो है वो लिस्ट बना के अप्रूवल लेने के बाद जो है उनके भी असेसमेंट जो है वो टेकअप किए जाएंगे। नोटिस इशू किया जाएगा अंडर सेक्शन 143(2). अगर आपका 12A सेक्शन 35, 1023C एटसेट्रा के रजिस्ट्रेशन जो है वो ग्रांट आपको नहीं किए या फिर कैंसिल कर दिए गए और रिटर्न ऑफ इनकम में ये पाया गया कि आप अभी भी इन एग्जेम्पशंस का बेनिफिट जो है वो ले रहे हैं, तो आपका केस कंपलसरी स्क्रूटनी के पैरामीटर में फॉल होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जहाँ पे कुछ पिछले सालों में, पिछले असेसमेंट ईयर्स में एडिशंस हुए हैं और रेकरिंग नेचर के एडिशंस हैं, या तो इस लॉ पे या फिर फैक्ट पे, या तो लॉ पे या फिर फैक्ट पे। हाँ जी, रिकरिंग नेचर के एडिशंस हैं इन अर्लियर असेसमेंट ईयर, या तो लॉ पे या फैक्ट पे, जिसमें ट्रांसफ़र प्राइसिंग के इश्यूज़ भी जो है वो आते हैं। अगर एडिशंस जो है वो 25 लाख रुपीज़ से एक्सीड करते हैं, 25 लाख रुपीज़ इज़ द लिमिट फॉर मेट्रो सिटीज़, और अदर देन मेट्रो सिटीज़ की लिमिट है ₹10 लाख इन चार्जेस अदर देन 8 मेट्रो सिटीज़। अगर इन लिमिट से एक्सीड एडिशंस पिछले सालों में हुए हैं, राइट, और इन एडिशंस के लिए, राइट, ये एडिशंस जो है वो फाइनलिटी गेन कर चुके हैं। फाइनलिटी का मतलब टैक्स पेयर ने कोई अपील फाइल नहीं की, या फिर टैक्स पेयर ने कोई अपील फाइल की भी है बट रेवेन्यू या डिपार्टमेंट के फेवर में जो है वो ऑर्डर उसका आ चुका है, राइट। तो यहाँ पे जो कंपलसरी सिलेक्शन होना है केस का वो होगा जहाँ पे एडिशंस जो है पिछले सालों में 25 लाख से ज़्यादा है फॉर मेट्रो सिटीज़, 10 लाख से ज़्यादा है फॉर अदर देन मेट्रो सिटीज़। अब असेसी ने एग्री की एडिशंस, अपील फाइल नहीं की, या फिर अपील फाइल की तो जो अथॉरिटी है उस अथॉरिटी ने डिपार्टमेंट के फेवर में डिसीजन दिया है। हाँ जी, तो सेक्शन 143(2) का नोटिस इशू करना होगा और केस टेकअप कौन करेगा? नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। हाँ जी, अभी टैक्स वो केसेस जहाँ पे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है हमारे पास टैक्स इवेजन की, अभी जैसे इनकम टैक्स वेबसाइट पे भी आप किसी की भी टैक्स इवेजन की इन्फॉर्मेशन जो है वो डिपार्टमेंट को दे सकते हैं। डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि अगर वो ऑथेंटिक है तो वो आगे इन्वेस्टिगेट करके और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके जो है वो उस केस को स्क्रूटनी में ले सकता है। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो पॉइंट आउट हुई है टैक्स इवेजन फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने दी है, एंड किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने दी है और उसकी रिलेवेंट असेसमेंट ईयर की रिटर्न जो है वो फाइल असेसी ने की है, तो यहाँ पे पूरा केस स्टडी करने के बाद असेसिंग ऑफिसर जो है वो पूरी डिटेल डॉक्यूमेंट जो है वो ITBA पोर्टल पे अपलोड कर देंगे और नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर जो है वो टेकअप केस करेगा और नोटिस अंडर सेक्शन 1 एक्ट शैल बी सर्व्ड ऑन द असेसी थ्रू नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। यहाँ पे नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर जो है वो स्क्रूटनी का नोटिस असेसी को इशू कर देगा। हाँ जी, अब यहाँ पे
एंड में एट द कंक्लूजन पार्ट ऑफ दिस गाइडलाइन देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो वहाँ पे वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं। एक तो पॉइंट नंबर 3 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्लैरिफाई किया गया है जहाँ पे वेयर द रिटर्न हैज़ बीन फर्निश्ड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 142(1) and such notice under section 182 was issued due to information contained in NMS software या फिर SFT information, मतलब सेफ्टी मतलब स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो जो रिटर्न है वो स्क्रूटनी में कंपलसरी स्क्रूटनी क्राइटेरिया से टेकअप नहीं किए जाएंगे, वो कंप्यूटर असिस्टेड स्क्रूटनी सिलेक्शन साइकिल से जो है वो टेकअप किए जाएंगे। अगर कास्ट के हिसाब से वो स्क्रूटनी में आएंगे तो ही वो स्क्रूटनी में लिए जाएंगे, अदरवाइज वो स्क्रूटनी में नहीं लिए जाएंगे। पॉइंट नंबर 4 जो है वो ये कहता है कि आप जो भी पैरामीटर हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन के, सेंट्रल चार्ज के, वो ड्यू अप्रूवल के बाद जो है वो कंपलसरी स्क्रूटनी पैरामीटर्स के बाद आपको कंप्लाई कर देना है। पॉइंट नंबर 5 जो है ना वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करता है, जो लॉ में चेंज हुआ है विद अफेक्ट फ्रॉम फाइनेंस एक्ट 2021 द टाइम लिमिट फॉर सर्विस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) हैज़ बीन रिड्यूस टू 3 months। हाँ जी, जो टाइम लिमिट है 143(2) के नोटिस को इशू करने की, द टाइम लिमिट है 143(2) के नोटिस को सर्व करने की, वो जो है वो 3 months कर दी है इन फाइनेंस एक्ट 2021। तो यहाँ पे गाइडलाइन दी गई है CBDT के द्वारा अपने ऑफिसर्स को कि साहब वो जो भी मैटर आपने NFAC को देना है वो कंप्लीट करें आप पॉजिटिवली 31 मई 2022 तक, और जो नोटिस है वो उसकी सर्विस जो है अंडर सेक्शन 143(2) वो कंप्लीट हो जानी चाहिए 30 जून 2022 तक, क्योंकि अप्रैल, मई और जून 3 महीने का ही टाइम है डिपार्टमेंट के पास 143(2) की नोटिस की सर्विस के लिए। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल वीडियो ऑन गाइडलाइन फॉर सिलेक्शन ऑफ केसेस फॉर कंप्लीट स्क्रूटनी, कंपल्सरी सिलेक्शन ऑफ केसेस फॉर कंप्लीट स्क्रूटनी। अगर आपका स्क्रूटनी से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, सवाल है, तो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इफ़ यू विश टू हैव द कॉपी ऑफ दिस गाइडलाइन देन यू कैन कमेंट योर email ID in the comment box. We will keep coming with lot of knowledgeable educational videos like this. If you have not subscribed to the channel, please subscribe to it, and please like this video and share this video with lot of people. Thank you. Thanks a lot for watching this video. Bye.